नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के माध्यम से हम आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं और कहीं ना कहीं एक निदान और एक उपाय देने की भी हम कोशिश करते हैं। दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो नौनिहाल है, उनके दांतों में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और कैसे हम उनका निदान, कैसे हम उनका समाधान कर सकते हैं। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, जो कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट यानी कि दंत रोग विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। अगर आप डॉक्टर साहब के साथ अपने बच्चों के दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या और उसका सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इन नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। अगर आप शिमला के बाहर से कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो आपको शिमला का STD कोड 0177 यानी कि 0177 लगाना नहीं भूलिएगा। आपकी कॉल्स का हम बेसब्री से इंतजार करें। सर, आज हम बातचीत करने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनके दांतों में अक्सर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, दर्द भी रहता है और उसके काफ़ी सोल्यूशंस के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहा होगा। अगर हम अपने बचपन की भी बात करूँ, मैं अपनी, शायद आपकी भी, तो कहीं ना कहीं दांतों की समस्या से सबको एक ना एक बार गुजरना पड़ा होगा। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम दांतों की बात करते हैं, टीथ की हम बात करते हैं, तो क्या इंपॉर्टेंस है दांतों का हमारी ज़िंदगी में? देखिए, बच्चों के दांतों की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य है, तो बच्चों के दांतों को कई बार देखा जाता है कि हम अनदेखा कर देते हैं, ऐसा सोच करके कि बच्चे दूध के दांत हैं, ये निकल जाएंगे, फिर इसके बाद पक्के दांत आ जाएंगे। लेकिन प्रकृति कोई भी चीज़ अगर हमें देती है तो हमारे शरीर में उसका महत्व होता है, तो उसी तरह से दूध के दांत का भी अपना महत्व होता है। अब आप चलिए बात करते हैं दूध के दांतों के महत्व। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए, खाने के तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। इसके अलावा भी हमारे दूध के दांतों का महत्व इस तरह से होता है, दूध का दांत हमारे खाने चबाने के साथ साथ हमारी सेहत भी बनाता है। और हमारे पक्के जो दांत आ रहे होते हैं, अगर समय से पहले दूध का दांत टूट जाता है तो उनके लिए जगह की पूरी आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पक्के दांत अड़े टेढ़े आते हैं। इसके साथ साथ हमारे इन दांतों के साथ साथ हमारी शरीर की ग्रोथ और इस तरह से हमारे ये दूध के दांतों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। और सर, अक्सर हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के साथ जो उनके डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डेंटल इश्यूज़ होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि खाने पीने का भी जो सिचुएशन है वो इस प्रकार से है कि जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ डेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं। सर, मैं पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, आपने जिक्र किया बच्चों के दूध के दांत, जिनको डेसिडुअस टीथ भी हम कहते हैं, तो दूध के दांत कब आते हैं और परमानेंट टीथ कब आते हैं? हर्ष, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे कई सारे व्यूअर्स इस चीज़ को नहीं जानते। दूध का दांत हमारा 6 महीने की आयु से आना शुरू होता है और ये लगभग 3 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से हमारे दूध के दांत आ जाते हैं जी। फिर एक आ जाती है हमारी ट्रांजिशन की फेज़। ट्रांजिशन माने एक फेज़ जा रहा है और दूसरा फेज़ आ रहा है। ये आ जाता है लगभग 6 वर्ष की उम्र से। हर एक, जो भी मैं एक एज बता रहा हूँ, इसकी एक रेंज होती है। अगर मैंने 6 वर्ष बोल दिया तो 6 वर्ष ही नहीं होता, 6 वर्ष प्लस माइनस 6 मंथ्स एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है। तो ट्रांजिशन की एज जो है 6 वर्ष प्लस माइनस 6 मंथ्स से लेकर के 13 वर्ष तक चलती है। जब 13 वर्ष की उम्र में हमारा कैनाइन होता है, कोने का दांत, ये आखिरी दांत होता है दूध का, जो रिप्लेस करके पक्का दांत आता है। तो 13 वर्ष में हमारे पूरी तरह से पक्के दांत आ जाते हैं। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा, बच्चों की दांतों की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अगर आप बताएं, और हमारे जो व्यूवर्स देख भी रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जिससे वो भी अवेयर हो सके कि बच्चों की दांतों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों की दांतों की प्रॉब्लम्स में आने के पहले मैं इस चीज़ पे चर्चा करना चाहूँगा, इसकी वजह क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ एक पद्धति भी कही गई है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम बीमारी को शुरू के स्टेज पे ही रोक देंगे तो हमें आगे और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स नहीं करने पड़ेंगे। तो आपने अभी बात चर्चा ही कर रहे थे, तभी आपने ये चीज़ बोला कि क्या कारण है। उस कारण में हमारी खाने की आदतें हैं। पहले आप देखेंगे कि हमारे बाप दादा या बुजुर्गों में आप देखेंगे तो दांतों की समस्याएं काफ़ी हद तक कम पाई जाती हैं। मैं स्टैटिस्टिकल डाटा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। अपने बाप दादाओं को भी मैंने देखा है,
उनके भी दांतों में होने वाली दंत क्षय या पायरिया या किसी भी प्रकार की समस्या आज के कंपैरिजन में कम हो रही है। उसका कारण ये है, मुख्य कारण तो चीनी है, और दूसरा कारण ये हमारे खान पान की आदतों में बदलाव। जितना ज़्यादा हमने रफेज खाना कम किया है, या रफेज को हम अगर आम आदमी को समझाएंगे तो हम कहेंगे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कच्चे या अधपके आप कह सकते हैं, रेशेदार फल और सब्जियां, उनको हम जितना ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारा न्यूट्रिशन तो हमको देते ही हैं, उसके साथ साथ उनके रेशे हमारे दांतों की ऑटोमेटिकली सफाई भी कर देते हैं जी। तो सफाई अगर दांतों की हो गई, अगर दांत पे कोई चीज़ चिपकी नहीं, किसी भी प्रकार की चीनी या कोई भी मीठी पदार्थ चिपका नहीं, तो हमारे दांतों की सफाई हो गई। तो हमारे जो मुंह में तैर रहे जीवाणु हैं, अनगिनत जीवाणु हैं, उनको कोई मौका नहीं मिला दंत क्षय करने का, और अगर मौका नहीं मिला तो दंत क्षय नहीं हुआ जी। तो सर, आप उन पेरेंट्स को क्या मतलब कोई टिप इस प्रकार का देना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि पहले ज़माने में लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस होते थे, जो आजकल के बच्चे हैं वो पेस्ट्रीज़ भी खाते हैं, वो चॉकलेट्स भी खाते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पीते हैं, तो उसको तो हम काफ़ी हद तक नहीं रोक सकते। वैसे तो कोशिश ये रहती है कि बच्चे थोड़ा सा ऑल्टरनेट अच्छा फूड लें, बट अगर कोई बच्चा चॉकलेट खा रहा है या कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो फिर आप उसको क्या मैकेनिज़्म सजेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट उसके दांतों में कोई इशू ना हो? क्या वो रेगुलरली फ्लॉस करे या फिर कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट खाने के बाद ही ब्रश कर ले? देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में बच्चा ब्रश भी ढंग से नहीं कर पाता है, तो फ्लॉसिंग, उसको मैंने आपको कहा प्रिवेंशन पे अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमें क्योर पे अपनी एनर्जी को कम लगाना पड़ेगा। तो हमने ये कहा आप किसी भी चीज़ को नलीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतें बच्चों को अच्छी प्रैक्टिसेस सिखा सकते हैं राइट फ्रॉम द इंसेप्शन और बिगनिंग। अगर आपने शुरू से ही बच्चों में रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाले तो ठीक है, वंस इन अ वाइल आप किसी भी चीज़ को मना नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ संस्कृति में कहा गया अति सर्वथा वर्जेत जी। इसका अर्थ है किसी भी चीज़ का आप अति करिए तो उस चीज़ को वर्जित किया गया जी। तो आप अगर किसी भी चीज़ की अति कर रहे हैं, आप प्रोसेस फ्रूट ज़्यादा ले रहे हैं, यू आर टेकिंग प्रोसेस शुगर, आप प्रोसेस शुगर ले रहे हैं। प्रोसेस शुगर का क्या होता है, इट गेट्स स्टक टू द टूथ और टीथ। और मैंने क्या कहा आपको, शुगर केन का या मैंने रॉ फ्रूट्स का भी जब एग्जाम्पल दिया था, मैंने क्या कहा था, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन तो हमें मिल रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ साथ टूथ की क्लीनिंग भी हो रही। लेकिन सपोज आपने एक स्टिकी कैंडी खा लिया, वो स्टिकी कैंडी हमारी जो है दांतों में चिपकी रहेगी, और उसके बाद बच्चा सो गया, तो रात भर हमारे मुंह में तैरते हुए जीवाणुओं को कोई क्लेंजिंग नहीं हुई सवेरे तक, तो उनको पूरा मौका मिल गया अटैक करने के लिए। अब उस स्टिकी सरफेस पे आकर के वो मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज आकर के अटैच हो जाएंगे, और उसी स्टिकी शुगरी सब्सटेंस को यूज करके वो एसिड बनाना शुरू कर देते हैं, और जहां एसिड बना वहीं खतरे की घंटी शुरू जी। अब इट कैन बी डेंटल कैरीज ऑल्सो, इट कैन बी पायरिया ऑल्सो, तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड इसी से हैं। अब इस पे एक पॉइंट पे मैं और पिन पॉइंट करना चाहूंगा। देखिए, खाने की आदतें तो एक लेटर स्टेज पे मैंने कहा, बच्चा 2 साल 3 साल का होगा तब खाने लगेगा, लेकिन आजकल बच्चों में रैम्पेंट केरीज नाम का एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके लिए हम हमेशा नहीं कहते कि जंक फूड्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी माताओं बहनों और उनके केयर टेकर्स दादा दादियों को भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी बच्चे को दूध पिला करके ना सुलाएं, और दूध में हो सके जितनी चीनी कम से कम हो सके उतनी डालें जी। तो डेंटल डिजीज़ काफ़ी हद तक, मैं तो इसको कहता हूँ लगभग 60 से 70% तक कम हो सकती हैं, क्योंकि चीनी ही एकमात्र सोल कारण, जैसे कहते हैं कई कारण हैं, अगर आप किसी एक कल्प्रिट को रूल आउट करना चाहेंगे तो मैं उस चीनी को रूल आउट करूंगा। तो किसी भी प्रकार की चीनी रख करके बच्चे को दूध पिलाते, बोतल में हो सके तो जितना अवॉइड करिए, बिकॉज बोतल में चीनी होती, बच्चा पीते पीते सो गया, फिर उसमें वो चीनी चिपकी रह गई। क्लींजिंग हम करते नहीं हैं, मतलब उतनी सफाई से नहीं कर पाते। की सर आप जिक्र करें, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम क्लेंजिंग की बात करते हैं, आपने जिक्र किया कि बच्चे अक्सर रात को खाना खाने के बाद, या अगर वो दूध पीते हैं या कुछ खाते हैं या कैंडी या च्युइंगम्स वगैरह भी खाते हैं, तो उसके बाद वो ब्रश नहीं करते और वो सो जाते हैं। क्या ये भी एक कारण होता है? और ब्रशिंग की अगर हम बात करें तो ब्रश हमें कितनी बार करना चाहिए एक दिन में? देखिए, ब्रशिंग का आइडियल अगर बात करेंगे, आइडियल ब्रशिंग की डेफिनेशन कहते हैं आप 2 से 3 बार ही करिए। आई मीन व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी शुगरी सब्सटेंस,
कोई भी चीज़ खाई, जो चीज़ दांत पे चिपक गई उसको आप इमीडिएटली क्लीन कर लिए। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर अस, हमारे लिए क्या ये संभव है कि हर समय हम ब्रश दांत जेब में लेकर के चलें? हमें भी अटपटा लगेगा। तो मैं उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। पानी हमारे पास रेडली अवेलेबल होता है। हमने कोई भी चीज़ खाई, हमें कस के मुंह में पानी भरा और कस के हमें मुंह फुला करके विग्रस कुल्ला करना है। कुल्ला करके अगर आप स्पिट करने के लिए आपके पास जगह है, यू कैन स्पिट इट आउट। अगर नहीं है, अपने ही मुंह का पानी है, यू कैन टेक दैट इन। उससे भी ये तो मुझे लग रहा है कि शायद जो बड़े भी हैं, जो अडल्ट्स भी हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इट इज़ ईजिली एप्लीकेबल। तो इस चीज़ को आप बच्चों में हेल्दी प्रैक्टिसेस लेकर के आइए। अब आजकल हमारे पास वो एरा नहीं है कि हम क्योर पे जाएं। वाई टू गो फॉर क्योर? लेट अस फिक्स आवरसेल्व्स ऑन टू प्रिवेंटिव सर्विसेज। मैं अपने मिशन दंत रोग विमुक्त भारत को लेकर के, मेरा उद्देश्य ये है कि जितना प्रिवेंटिव से स्टेप्स को हम जितना ज़्यादा बता पाएंगे, बिकॉज मेरे लिए प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है मैं देश के हर एक नागरिक तक पहुंच सकूं। तो मेरे लिए पहुंचने का एकमात्र साधन ये भी हो सकता है कि मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचे, और वो मैसेज इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि जिसको आप इम्प्लाई करने में आपको समस्या हो। समस्या में अगर इम्प्लाई होगी तो आप 1 दिन 2 दिन करेंगे, उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे। तो लेट अस कीप एवरीथिंग सिंपल एंड साइमल्टेनियसली इंप्रूव आवर हेल्थ। जी सर, बच्चों में अक्सर हम ये प्रॉब्लम भी देखते हैं कि एक तो सेंसिटिविटी का काफ़ी इशू रहता है कि बच्चे अगर कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो एकदम उनके दांतों में लगती है, और कहीं ना कहीं हम एक टूथ डिके भी देख रहे हैं कि बच्चों में टूथ डिके, दांतों में कीड़ा लगना। और मेरे ख्याल से हर एक बच्चा आजकल अपने डेंटिस्ट के पास जा रहा है या हॉस्पिटल जा रहा है, कोई फिलिंग करवा रहा है, कोई RCT करवा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के हम लक्षण पहले ही कैसे पहचान लें कि हमारा टूथ डिके हो रहा है या हमारे को टूथ सेंसिटिविटी का इशू होने वाला है? इस चीज़ को जानने के पहले हमें दांत की संरचना जाननी चाहिए। दांत की संरचना को हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपरी सतह जो हमारी दिख रही है सफ़ेद रंग की, ये होती है इनेमल। इसके अंदर आप देखेंगे ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये बोन से भी सख्त होता है। इसके नीचे बोन की सख्ता वाला होता है डेंटिन, और उसके नीचे होता है सबसे सॉफ्ट पार्ट पल्प। तो हमने आपको शुगर वाला जो एग्जाम्पल दिया था, शुगर दांत पे चिपकी रहेगी, उस पे आकर के जीवाणु चिपका और उससे उसने अम्ल या एसिड बनाया, वहीं से दंत क्षय की कहानी शुरू हो गई। लेकिन इनेमल का पोर्शन क्रॉस करते करते उन बैक्टीरियाज को एसिड्स की मदद से लगभग 2 से 3 वर्ष का समय भी लग जाता है। लेकिन अगर कुछ अनुवांशिकी समस्या है या किसी और प्रकार की समस्या है तो वो जल्दी भी हो सकती है। तो जैसे ही हमारी खतरे की घंटी बजी तो एक हमारे इनेमल पे एक ब्लैक स्पॉट दिखता है। उस ब्लैक स्पॉट को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर हमने अपने दंत रोग विशेषज्ञ को दिखाया तो उसमें हम फिलिंग कर देते हैं, हमें कोई सेंसिटिविटी ऐसी नहीं महसूस होती। इनेमल के नीचे मैंने क्या बताया, डेंटिन। अगर आपके इनेमल से नीचे इन्फेक्शन डेंटिन तक पहुंचा, अब आपको सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी। अब बच्चा क्या कहेगा, जी मैंने कोई चीज़ ठंडी खाई तो मुझे शार्प पेन हुआ और वो धीरे धीरे अपने आप सही हो गया। इसका मतलब इन्फेक्शन आपका डेंटिन तक है। इस स्टेज पे भी जाएंगे तो बच्चों में तो हम पल्प कैपिंग भी कर सकते हैं और या पल्पोटमी भी कर सकते हैं। अगर उसके आगे मैंने क्या बताया, सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट है पल्प। तो बच्चों में अगर पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच गया तो अब बच्चे जो है वेग रिस्पॉन्स देते हैं। पहले जो शॉर्ट पेन था अब वो कंटिन्यूस पेन हो जाएगा। बच्चा जो है कंटिन्यूसली पेन को बताएगा, ठंडे के साथ साथ गर्म से भी लगेगा। पहले जो पेन खत्म हो जाता था अब वो पेन सबसाइड नहीं होगा। उससे भी एडवांस स्टेज, बोन अपनी जो रूट्स हैं वो सॉकेट में है, इस तरह से सॉकेट में ढकी हुई हैं। उस सॉकेट में अगर इन्फेक्शन पहुंच गया तो वो इन्फेक्शन आपको सॉकेट की, मतलब बच्चों की बोन थोड़ी फ्रेजाइल होती है, उसको क्रॉस करके फिर गम्स के थ्रू वो जो पस बन जाएगा वो पस बाहर निकलने लगता है। तो आपको उस केस में अगर बाहर गम्स के थ्रू निकल गया तो हम एब्सेस कह देते हैं, या अगर उसने और नीचे की जगहों को इन्वॉल्व कर लिया तो हम उसको स्पेस इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का इलाज हमारे पास संभव है, लेकिन हम अगर प्रिवेंटिव उस पर काम करेंगे तो हम पहली ही स्टेज पे अपनी बीमारी को इंसेप्ट करेंगे और उसका कारगर इलाज ले पाएंगे। जी,
जो भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, जो कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से। और आज हम बातचीत कर रहे हैं कि जो बच्चों में जो रोग होते हैं दांतों के, उसका हम किस प्रकार से उसको पहचान सकते हैं, कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं। और ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। अगर आप हमारे डॉक्टर साहब से कोई भी अपने बच्चों से जुड़ी, दांतों से जुड़ी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। अगर आप शिमला के बाहर से कॉल कर रहे हैं या मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो आपको शिमला का STD कोड 0177 लगाना अनिवार्य है। आपके कॉल्स के हम बेसब्री से इंतजार करें। सर, आज हम बातचीत करें बच्चों की जो डेंटल इश्यूज़ होते हैं और किस प्रकार से हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इंडिया में तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो जब वो टीनेज ईयर्स में होता है या फिर वो 6 साल से लेकर 13-14 साल तक का होता है तो उसको कोई डेंटल इश्यूज़ ना हो। तो सर, कितना रेगुलरली आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए रेगुलर चेकअप के लिए? डेंटल रेगुलर चेकअप, देखिए आइडियल, आप एक आइडियल बात करते हैं और एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। आइडियली तो हम कहते हैं कि फर्स्ट बर्थडे बच्चे का फर्स्ट डेंटल विजिट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हम उसका कुछ इलाज ही करवाएं, हमें उसको क्लिनिक से अवगत करा देना चाहिए ताकि बाद में बच्चों के अंदर एक फोबिया ना हो जाए कि जैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। एक वाइट कोट हाइपरटेंशन एक टर्म है, बच्चा वाइट कोट देखते ही डरता है। बिल्कुल। और हमारे माता पिता भी कुछ अडल्ट्स भी डरते हैं वाइट कोट को देख के। ये जो फोबिया ये हर व्यक्ति में पाया जाता है। तो और हमारे यहाँ जो है एक फोबिया और बच्चों में दे दिया जाता है, बदमाशी मत करो नहीं तो सुई लगवा दी जाएगी। माता पिता लोगों को इस सब चीज़ों को कहने से बचना चाहिए क्योंकि उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है जब बच्चा डेंटल चेयर पर बैठता है। तो हमें क्या करना है, बच्चे की पहली विजिट आइडियली तो तब हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको बच्चा जब समझदार हो जाए तो उसको एक विजिट करवाइए और कोशिश करिए कोई बीमारी ना भी हो तो बच्चा 6 महीने से 1 वर्ष में एक बार अपने डेंटिस्ट को ज़रूर देखे। तो क्या होगा, वही एक इनिशियल स्टेज में डिजीज इंटरसेप्ट हो जाएगी, बच्चा एक्लिमेटाइज हो जाएगा। अगर उसको भगवान न करे कोई ट्रीटमेंट की आगे ज़रूरत पड़ती है तो हमारे और बच्चे दोनों के लिए वो आसान हो। जी सर, बच्चों में अक्सर हम ये समस्या देखते हैं कि जब उनके दांत आ रहे होते हैं, जिसको हम दूध के दांत भी कहते हैं, या फिर जब परमानेंट टीथ भी आते हैं तो वो आड़े टेढ़े से आ जाते हैं। इस वजह से बच्चों को काफ़ी उनको एक जो कहते हैं कि उनकी सेल्फ इस्टीम पे भी कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्ट आता है। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? क्या ये एक मेडिकल इशू है? ये मेडिकल इशू नहीं है, ये एक कहते हैं सेल्फ करेक्टिंग एनॉमलीज एक टर्म कहा जाता है, स्वयं अपने आप ही सही हो जाने वाली एनॉमलीज। ये क्या होता है, जब एक ट्रांजिशन स्टेज की मैंने आपसे बात करी थी 6 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक की आयु में, क्या होता है, पहले हमारे नीचे के दांत आ जाते हैं, सेंट्रल और लैटरल्स, उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली हमारा फर्स्ट मोलर भी आता है 6 वर्ष की उम्र में। उसके बाद हमारा अपर सेंट्रल्स आते हैं, अपर सेंट्रल्स के साथ साथ हमारे लैटरल्स भी आ जाते हैं। लेकिन कैनाइन हमारा एक लंबा पाथ लेता है इरप्ट होने के लिए। तो जब हमारा कैनाइन इरप्ट हो रहा होता तो 9.5 वर्ष के अराउंड, जब कभी भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब कभी भी मैं कोई भी एक टर्म एग्जैक्ट बोल रहा हूँ तो उसमें +- 6 मंथ एक नॉर्मल रेंज लेकर के चली जाती है। तो उसमें क्या होता है, 9.5 वर्ष की आयु के आसपास आने पे क्या होता है, कैनाइन जो है इन सेंट्रल और लैटरल को ऊपर वालों को पुश करता है, जिसकी वजह से दो सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में एक स्पेस दिखता है। बच्चों का जो फ्रंट का जो टीथ होता है उसमें गैप आ जाता है। तो ये एक सेल्फ करेक्टिंग एनॉमली है, ये 10 वर्ष के आयु के लगभग आता है और जब कैनाइन अपना 13 वर्ष की उम्र में पूरी तरह से आ जाता है तो वो फिर इसको ऑपोजिट साइड में प्रेस कर देता है। तो ये एक सेल्फ करेक्टिंग एनॉमली। जी सर, मैं आपसे एक बड़ा गंभीर प्रश्न भी ये जानना चाहूँगा। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो दूध के दांत होते हैं बच्चों के, वो गिर जाते हैं और परमानेंट टीथ आते हैं, बट कई बार हम ये भी देखते हैं कि दूध के दांत बच्चों के नहीं गिरते। तो ऐसे मामलों में पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हर एक चीज़ का एक रेंज होती है। उस रेंज के दौरान आप अगर चीज़ें नॉर्मल नहीं देख रहे हैं तो मैंने आपको जो कहा 6 मंथ में अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, तो उसमें वो डेंटिस्ट उस समस्या को इंटरसेप्ट करके उसमें तुरंत समाधान करने के प्रयास करेंगे। तो उसको हमें देखना पड़ता है कि नीचे का दांत नॉर्मल बना है कि नहीं, क्योंकि कई बारी क्या होता है, निकलने का कई एक कारणों में से ये भी कारण होता है कि नीचे वाला दांत जब बनता जाता है तो वो ऊपर वाले दांत को पुश करता है, जिससे उसकी जड़ों का रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली वो केवल क्राउन बनता है और निकल जाता है।
तो नीचे का दांत अगर रहेगा ही नहीं तो वो इसको पुश नहीं करता जी। और भी कई आनुवांशिक कारण होते हैं जिन पे हमारा दांत जो है प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता, तो इसके लिए हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करा करके डिसीजन लेना पड़ता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जी सर, कई बार हम ये भी देखते हैं और मैं अपना खुद का भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस दर्शकों के साथ साझा करूंगा कि मेरे खुद के भी साइड के जो दो दूध के दांत थे वो टूटे नहीं, और इस वजह से जो मेरे परमानेंट टीथ थे वो कहीं ना कहीं मेरे जबड़े में जाके वापस यहाँ पे फंस गए। तो ऐसे मामलों में पेरेंट्स को कितना ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके दूध के दांत टूट नहीं रहे हैं तो आप जाके डॉक्टर के पास जाइए, या कोई सर्जरी भी आप ऐसे बच्चों को प्रिस्क्राइब करेंगे जहाँ पे उनके दूध के दांत तो टूट जाते हैं बट जो परमानेंट टीथ है वो बाहर नहीं आ रहे? ये मैंने कहा आप समय पे अगर डेंटिस्ट को विजिट करेंगे, डेंटिस्ट अपने आप ही चेकअप में उनको पता चल जाएगा। जी। और जैसे आपने अपने केस में कहा कि दांत जो है आया नहीं वो ऊपर, मैंने अभी आपने ध्यान दिया होगा कैनाइन का जब मैंने एग्जांपल दिया था अगली डकलिंग स्टेज का मिडलाइन डायस्टेमा का, तो मैंने बताया कैनाइन हमारा ऊपर से पाथ लेता है जी। ऊपर थोड़ा सा नॉर्मल दांतों से थोड़ा ऊपर पोजीशन होती है, फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है। तो अगर आपके केस में भी ऐसा है, अगर वो दांत है तो उसको भी हम मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं या माइनर सर्जिकल प्रोसीजर से भी हम उस दांत को नॉर्मल ले आ सकते हैं, लेकिन विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, समय भी हमारे पास थोड़ा कम रह गया है, कि टूथ ब्रश करने का सही तरीका क्या है? अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें बताएं कि टूथ ब्रश करने का क्या तरीका और पेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए। देखिए, पेस्ट आप कोई सा भी यूज़ करें, हमें ब्रशिंग अच्छे से करनी चाहिए। बच्चों का ब्रशिंग करने का तरीका बड़ों से अलग होता है। जी। बच्चों को इनकी डेक्सटेरिटी भी उतनी नहीं डेवलप होती और हमें बच्चों को साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस भी करना होता है कि आपने अपने दांत कैसे साफ करने हैं। तो बच्चों को देखिए, कोई भी चीज़ को आप खेल की तरह बच्चों से करवाएंगे, बच्चे उसको आसानी से करेंगे। जब आप उस चीज़ को बोझ बना देंगे तो शायद बच्चा उससे कतराने लगेगा। तो हमें हर एक बच्चे को प्ले की तरह उसको इंट्रोड्यूस करना है, और जितना छोटे बच्चे में आप अच्छी हैबिट डाल देंगे। मैं अपनी 2 बेटियों के बारे में कहूँगा, एक 4 साल की है और एक 2.25 साल की। तो दोनों बेटियों ने अपने आप आदत है, अब उनके लिए हैबिट है। आप उनको ब्रश नहीं करवाएंगे तो वो आपको फोर्स करेंगे। तो उनमें आप हैबिट्स अच्छी डाल दीजिए। मतलब ब्रश करने का भी जो एक टाइम होना चाहिए वो काफ़ी एंटरटेनिंग बना दीजिए। उसमें आपने बच्चों को ये बताना है, बच्चे से ऐसे गेम करवाइए कि बच्चा बड़ा बड़ा गोला बना, ब्रश दे दीजिए उसके हाथ में। आप फैंसी ब्रश भी दे सकते हैं, आजकल फैंसी ब्रश भी अवेलेबल है। और उसके बाद उसका उस गोले को आपने धीरे धीरे करके छोटा करवा करके इतना बड़ा कर देना है कि वो उसके दांतों पे सेट हो जाए। जी। दांतों पे सेट हो जाए तो बच्चा इतनी डेक्सटेरिटी ना हो, तो आप जब तक बच्चा खुद नहीं कर सकता, आप ब्रश बच्चे को आप गोला बनवा करके आप दांत आगे पीछे ब्रश करवा सकते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बड़ों में दांत सफाई और बच्चों में दांत सफाई की विधि अलग अलग होती है। मैं अपने पहले भी शोज़ में बता चुका हूँ, 45 डिग्री कोण की विधि। हमारे कोई भी बड़े और बुज़ुर्ग हैं, उन्हें 45 डिग्री के कोण से ही ब्रश करना है। तो बच्चों को इस तरह से गोल गोल ब्रश कराइए, और बाद में बच्चों की अपनी डेक्सटेरिटी हो जाए तो फिर बच्चे अपने आप धीरे धीरे करिए, फिर 45 डिग्री का कोण भी जितना जल्दी कर देंगे उतनी अच्छी सफाई हो जाएगी। जी। डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, आज आप स्पेशल हमारे स्टूडियो में आए और आपने जो हमारे बच्चे हैं उनको इतना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई कि किस प्रकार से आपको अपने दांतों की केयर करनी चाहिए और कैसे आप अब दांतों की जो प्रॉब्लम्स है उससे बच सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।